आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस विषय का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुओं का समूह बनाना। यहाँ पर 2.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। आगे देखते हैं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होती है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कांच सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुएं को भी रखा जा सकता है। सब देख सकते हैं अपने चारों ओर की वस्तु इस तरह से घर में ही मिल जाएगा। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमें वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, ये सबको पता है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख मतलब कीचड़ तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? आप बता सकते हैं आसानी से कि बहुत सारे जो आपके आसपास पदार्थ है उसके बारे में आप बता सकते हैं आसानी से। क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, रबर होगा, डस्टर होगा, हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन होगा, पहिए के आरा होगा, बैट होगा, माचिस की डिब्बी होगा, नमक होगा, आलू होगा। ये सब वस्तुएं हो सकती है। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार घर से नहीं ला सकते, ब्रिज नहीं ला सकते, दरवाजे नहीं ला सकते, ट्रैक्टर नहीं ला सकते, सड़क, ये सारे कक्षा में, स्कूल में नहीं ला सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं।
इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। सारणी नीचे दिया हुआ है यहाँ पर 2.1। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिनमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में उसमें से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। अब क्रियाकलाप 2 देखिए। सारणी 2.2 यहाँ पर दिया हुआ है। सारणी 2.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। प्लेट किससे बना होता है? इस्पात, कांच, प्लास्टिक से बना होता है। पेन प्लास्टिक धातु से बना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है कि बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाले उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके बाद हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी से क्या क्या बनता है? कुर्सी, मेज, हॉल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, बैलगाड़ी के पहिए बनता है। कागज़ से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौना और कैलेंडर बनता है। चमड़ा से क्या क्या बनता है? थैली बनता है, बेल्ट बनता है, पर्स बनता है और बहुत सारी चीज़ बनता है। प्लास्टिक से क्या बनता है? कलम बनता है, कुर्सी बनता है और भी बहुत सारा चीज़ बनता है। पॉलीथीन बनता है। रुई से क्या बनता है? रुई से गद्दा बनता है। हम दिया बाती वाले दिवाली में जलाने के काम में लाते हैं। इस तरह से धागा बनता है। अब वहाँ पर पढ़े कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब पदार्थों के गुण के बारे में देखते हैं 2.2 में। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो।
इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना किया गया है। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहे तांबे तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम में कुछ समानताएं होती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। अब क्रियाकलाप 3 देखते हैं। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम के शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताज़े कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताज़े कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा ध्रुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा ध्रुतिवान तथा ध्रुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने का स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेल मार्ग से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे ध्रुतिवान है अथवा नहीं, मतलब उसमें से कुछ निकलता है गर्दा कि नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की ध्रुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, ध्रुतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताज़े कटे पृष्ठों पर ही ध्रुति दिखाई देते हैं। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताज़े कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें ध्रुति है अथवा नहीं। अब कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा उससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे ध्रुति, कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की
दिखावट का वर्णन कर सकते हैं, वर्णन करते हैं। अब जानते हैं विलेय क्या है और अविलेय क्या है। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल रखिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोरित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए, परीक्षण कीजिए। अब रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो आप देखिएगा, जैसे नीचे चित्र बनाकर दिखाया गया 2.4 में, आप परीक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। अब यहाँ पर 2.4 क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। तो विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रण करना, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इधर एक तरफ पदार्थ है और जल में लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं होता है, आप पता कर सकते हैं। तो नमक जल में अगर मिलाइएगा तो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। चीनी को मिलाइएगा तो ये भी लुप्त हो जाएगा। बालू को मिलाइएगा तो ये जल में लुप्त नहीं होगा। चॉक पाउडर को मिलाइएगा तो घुल जाएगा। लकड़ी के बुरादा मिलाइएगा तो ये लुप्त नहीं होगा। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाए, अर्थात घुल जाए, यानी विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो सकते हैं? अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए। इसे आधा जल से भर दीजिए। अब इसमें चम्मच भर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोरित कीजिए, मतलब कि मिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। रिसर्च के बाद यानी परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर चित्र ए और बी दिया हुआ है। कुछ द्रव्य जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। 2.5 में देखिएगा, जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। कुछ समान द्रव्यों की जल में विलेयता। द्रव्य भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता। यहाँ पर सिरका भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस भी मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होगा। नारियल का तेल मिश्रित नहीं होगा। केरोसिन मिश्रित नहीं होगा। अब यहाँ पर बूझो, कुछ बुझा रहा है, यहाँ पर समझा रहा है कि बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है।
कुछ गैसें जल में विलेय है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 में देखिए, करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी अपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 2.6 में आप देखे होंगे, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद के कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण कर सकते हैं? आप एक गिलास लीजिए, उसमें कुछ जल रखिए और उसमें आप तेल को डालिए। आपको पता चल जाएगा कि तेल डूबा है या नहीं डूबा है। पारदर्शिता के लिए आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। चित्र नंबर 2.7 में आप देखिएगा, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। ताकि खरीदार उन चीज़ों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते, डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 6, कागज़ की एक शीट लीजिए और उससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ के शीट के बीच 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं?
कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें परभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारदर्शी ही था। क्या आप परभासी, यहाँ पर लिखा हुआ है वह भी परभासी था। क्या आप परभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा परभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर परीक्षण कीजिए, देखिए, जांचिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा परभासी है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण समानता इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज अथवा दालों को भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे कठोर, कठोर क्या होता है जानते हैं? अविलेय, अविलेय मतलब कि ऐसा पदार्थ जो विलय नहीं होता है, घुलता मिलता नहीं है। धुतिमय मतलब चमकीला होता है पदार्थ। आप जानते हैं पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, गैस, ठोस और द्रव। धातु आप जानते हैं अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिनसे कोई भी प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। रुक्ष मतलब खुरदरा। विलेय वैसा पदार्थ जो जल में विलय हो मतलब घुलनशील हो। पारभासी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार न हो। पारदर्शी जिसके आर पर हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर सारांश दिया गया है। करा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। दूसरा करा कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तुओं को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। तीसरा, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं।
कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। नेक्स्ट, कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं यानी घुलने वाले होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं यानी घुलने वाले नहीं होते। नेक्स्ट, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं और कुछ पारभासी जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं होता है। नेक्स्ट, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। नेक्स्ट, वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में पहला क्वेश्चन है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए, आप बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कांच के प्याले, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज, आप छाटिएगा यहाँ पर चमकीला पदार्थ। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ वस्तु दिया गया है और यहाँ पर पदार्थ दिया गया जैसे पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते, और इधर कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। आप मिलान कर लीजिएगा खुद। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इनका उल्लेख कीजिए। का नंबर क्वेश्चन करा कि पदार्थ पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। यस या नो, आपको खुद टिक लगाना है। दूसरा, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर में नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। चॉक जल में विलीन हो जाता है, बता सकते हैं। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बता सकते हैं। चीनी जल में विलीन नहीं होता है, बता सकते हैं। हाँ या ना। तेल जल के साथ मिश्रणीय होता है। नेक्स्ट, बालू जल में निसादित होता है। हाँ या ना। निसादित मतलब कि उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट, सिरका जल में विलीन होता है। आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ये सारा आप ही को करना है। 5वां, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। पहला, गोल आकृति तथा अनाकृति। जो गोल आकृति वाला और अनाकृति वाला उसको अलग अलग छाटिए। खाद में करा के खाद अथवा अखाद, जो खाद्य पदार्थ है उसको अलग रखिए अलग बॉक्स में, और अखाद्य पदार्थ है उसको अलग बॉक्स में रखिए। 6ठा क्वेश्चन, जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। इसको भी बना लीजिएगा 6 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब का नंबर करा है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। इसमें जो मेल नहीं करता है उसको छाटिएगा। खा में करा है कि गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा के फूल और कमल। इसमें भी छाट लीजिएगा। ग नंबर, अल्मुनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। इसमें भी छाट लीजिएगा। घ नंबर, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें भी छाट लीजिएगा। अब परियोजना यहाँ पर दिया गया, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। आपने अपने मित्रों के साथ स्मरण शक्ति खेल खेला होगा। किसी मेज पर कई वस्तुएं रखी हैं। आपको उन्हें कुछ मिनट प्रेक्षण यानी देखना, प्रेक्षण करने के बाद किसी दूसरे कमरे में जाकर उन सभी वस्तुओं जो आपको याद है के नाम लिखने के लिए कहा जाएगा।
जाता है। इस खेल को कुछ अंतर के साथ खेलिए। इस स्मरण शक्ति खेल के सभी प्रतिभागियों से यह कहिए कि वे इस खेल को खेलते समय किसी विशिष्ट गुण के साथ वस्तु का नाम याद रखें। याद कीजिए और लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम, खाने वाले पदार्थों के नाम आदि लिखकर आमोद प्रमोद कीजिए। और दूसरा परीक्षण है पदार्थों के बड़े संग्रह के विभिन्न गुणों जैसे पारदर्शिता, जल में विलेयता तथा अन्य गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाइए। आगे के अध्ययनों में आप विद्युत एवं चुंबकत्व से संबंधित गुणों के विषय में भी सीखेंगे। संग्रहित पदार्थों के विभिन्न समूह बनाने के बाद इस समूहों में कुछ पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए, क्या वे सभी पदार्थ जिसमें चमक होती है विद्युत का चालन करते हैं? अब आप इसका परीक्षण करके क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर बाद में देखते हैं। तो ठीक है, जय हिंद।